Hello, folks. My name is Mayank Dwivedi. Let's start. The subject history, the first module, ancient history, the lecture 1, part 1. Let us start the lecture with the saying of Confucius: Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Let's talk about today's lecture. In today's lecture, I will cover sources of history, which are literary sources and archaeological sources. इन केस जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, मैं उनकी सिग्निफिकेंस और उनके लिमिटेशंस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा. उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें आपको समझाने की कोशिश करूंगा. लेट्स टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेस. हमारे इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी और रिच है पूरे विश्व में. और जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत इंसान के इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के साथ ही हो गई थी. और अगर हम अर्ली इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एंड बिकॉज दीज सोर्सेज आर अवेलेबल इन plenty, so they throw light on every dimension of human life on Indian subcontinent. So this is your introduction about literary sources as well as archaeological sources. But I will give you a proper introduction of archaeological sources in that portion. Let's talk about the significance of the literary sources. Let us start it in a way you are writing an answer. Let me give you introduction first. Literary sources provide most valuable information about the human life in Indian subcontinent during ancient age. मैंने क्यों इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ किया यहाँ पे? क्योंकि जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल आपके पास बनता है हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आज के प्रेजेंट इंडिया में नहीं थी, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इसके जो कुछ अंश थे, न्यूआंस थे, में भी थी. सो जो बिगनिंग हम लोगों की लिटरेरी सोर्सेज की होती है वो वैदिक एज से शुरू होकर आज प्रेजेंट तक चलती है. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन में साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इंडिया हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट हिस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड एंड इंडियन हिस्ट्री कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू द लिटरेरी सोर्सेज एंड द अर्ली इंडियन हिस्ट्री कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड with the help of information provided through the literary sources. These are your points for introduction. Let's talk a bit more about the significance of the literary sources. So, हम point wise चलते हैं. पहला, ये हमें बहुत valuable information provide करते हैं वैदिक एज और ऑनवर्ड से, क्योंकि हमारे पास कोई भी लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है प्री वैदिक एज का. सेकेंड, दे थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ दैट एज. हमारे पास एग्जाम्पल है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के. एंड दिस अर्थशास्त्र इज अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ मौर्यन एम्पायर and their administration and the functions performed by various officials in 3rd century BCE. Second example हमारे पास है नीति सार का, जो कि कामदक्का ने लिखा था, who was the prime minister of चंद्रगुप्ता फर्स्ट इन 4th century AD. ये भी जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ थी उस समय की, उस पर लाइट थ्रो करता है डिटेल में. थर्ड पॉइंट, दिस लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम. हमारे पास अच्छे एग्जांपल्स हैं इसके, वेदास और धर्मशास्त्र. वेदास और धर्मशास्त्र जो थे सोशल इंस्टीट्यूशन और उनके फंक्शन से डील करते थे. चौथा पॉइंट, लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट टाइम. हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल हैं अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र जो था उसमें डिस्क्राइब किया गया है कितने टाइप के टैक्सेस थे, क्या ट्रेड राउट्स होते थे उस समय के लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या थे. सेकंड अच्छा एग्जांपल है हमारे पास संगम लिटरेचर का, विच इन्फॉर्म अस अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा. साथ ही साथ जो बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स मिलते हैं लेफ्ट बाय ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज एंड अरब राइटर्स, वो भी इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर लाइट डालते हैं. पॉइंट नंबर 5, द रिलीजियस लाइफ. रिलीजियस लाइफ के लिए हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल हैं वेदास, जो कि उस समय के इंस्टीट्यूशंस और उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर लाइट डालते हैं. द सिक्स्थ पॉइंट, प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं चरक संहिता, शुश्रुत संहिता, आर्यभट्टियम एंड सिद्धांत शिरोमणि. ऑल ऑफ दीज थ्रो लाइट ऑन प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द एंशिएंट एज. सेवेंथ पॉइंट, इंडियाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड. फॉर दैट वी हैव मैग्नेथीज ट्रांसऑक्शियाना रिटन बाय मैग्नेथीज. मैग्नेथीज जो कि एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, और इन्होंने अपनी बुक में लिखा है मौर्यन किंग और सेल्युस नेक्टर की रिलेशंस के बारे में. और मैग्नेथीज ने अपनी बुक में इंडिका कहा है इंडिया को. 8th पॉइंट, लिटरेरी सोर्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर एंड बैटल्स फॉट बाय द इंडियन रूलर्स फॉर देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स. इसमें राइज और फॉल जो हुए वेरियस पॉलिटिकल एंटिटीज के, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो चेंजेस हुए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. So we can also comprehend on the basis of information provided by the literary sources what were the changes in the character of Indian political system at that time. For example, बाणभट्ट ने बहुत डिटेल में लिखा है मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में किंग हर्षवर्धन के.
So these were the significance of the literary sources. Let us talk about the limitation of the literary sources. जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को ही कवर करते हैं, क्योंकि जो प्री वैदिक पीरियड है हमें उसके विषय में लिटरेरी सोर्सेज से नहीं पता चलता है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है. सेकेंड पॉइंट, लॉट ऑफ is unaccounted for. For example, most of literary sources were destroyed in Nalanda during Gauri's invasion, as per popular belief. Third point, prone to intra and extrapolation means कई बार ये डिफिकल्ट होता है कॉम्प्रीहेंड करना कि जो लिटरेरी सोर्सेज है उसी पीरियड पे बिलोंग करता है या किसी और पीरियड में बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, वेदास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि लेटर पीरियड में ऐड करी गई है. साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पे अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र के कुछ लास्ट के चैप्टर्स माना जाता है कि गुप्ता एज में विष्णुगुप्ता नामक किसी व्यक्ति ने कंपोज करे हैं. फोर्थ पॉइंट, पर्सनल बायस ऑफ राइटर. सो वी कैन से literary sources suffer from personal bias of writers. Because most of writers lived in courts under the patronage of kings. So such court poets can't be expected to present unbiased picture of achievements and failures of their patrons. We have to understand that particular point. And for example, Banbhatta was a court poet of Harshvardhana, and he wrote only about achievements of Harshvardhana. He didn't mention Harsha's failures. So this is a very good example for the personal bias of the writers. Fifth point, the nature of literary sources. Most of literary sources used in the reconstruction of early Indian histories are religious work. Example, Vedas, Puranas, and there are very few secular literary sources are available. Example, Upanishads. Point number 6, deals with elite class. जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो प्राइमरली एलीट क्लास से ही डील कर रहे थे, क्योंकि वो उनके द्वारा लिखे जा रहे थे जो कोर्ट में बैठे हुए थे. वो ऊपर से देख रहे थे, वो पैलेस से देख रहे थे, वो लाइफ ऑफ नोबेलिटी को देख रहे थे. उन्होंने हार्डशिप जो थी कॉमन पीपल की उसको डिस्क्राइब नहीं किया. हार्डली एनीथिंग इज नोन अबाउट लाइफ ऑफ कॉमन पीपल थ्रू दीज लिटरेरी सोर्सेज. सो हम एक बात कह सकते हैं कि एंशियंट इंडिया के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हिस्ट्री को अबव से ही दिखाते हैं, बिलो से नहीं दिखाते हैं. पॉइंट नंबर 7, लैंग्वेज. जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लिटरेरी सोर्सेज में कभी कभी लैंग्वेज काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा डिफरेंटली किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो पुरानाज हैं वो फ्यूचर टेंस में लिखे हुए हैं. 8 पॉइंट, टाइम पीरियड मिसमैच. टाइम पीरियड ऑफ मैनी लिटरेरी सोर्सेज इज नॉट नोन प्रिसाइसली. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रामायणा एंड महाभारता कवर अ लॉन्ग पीरियड. The sources like Rig Veda cover about 500 to 600 years. Some historians believe that Chanakya lived in Gupta period and Kalidasa lived in Maurya period because in none of these sources dates are mentioned. So with these 8 points, I hope you can understand the limitations of these literary sources. Let us take a question. Describe significance of Puranas as source of early Indian history. Puranas as historical sources. There are a total 18 in number. They are composed between 2nd century BC to 10th century AD, and these Puranas provide information about both secular and religious life of the ancient age. The subject matter is divided into 5 parts in these Puranas. First is Sarga. Sarga means rise of dynasty. Pratisarga means fall of dynasty. Manavantara means repetition of time, family or genealogy. Fifth one is वंशानुचरित्र. वंशानुचरित्र मीन्स डायनेस्टी हिस्ट्री. सो आप इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री को पॉइंट वाइज पुरानाज ने कवर किया हुआ है, टाइम वाइज पुरानाज ने कवर किया हुआ है. सो वी कैन से पुरानाज हैज एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल वर्क्स. दे डील विद सोशल, मोरल एंड फिलोसफिकल एंड रिलीजियस लाइफ. Puranas have element of historical work because the information provided in Puranas are chronological. Their names of various kings and their successors are given in chronological measures, as I said in Sarga, Pratisarga, Manavantara, Vamsa and Vansanucharitra. Purana deals with social life, morality, religion and philosophy. They also provide information about distance between various places. A basic of Indian geography is known to early Indians, and various methods of measurement of distance and time were used by them are given in Puranas. These Puranas also deals with specific dynasty. Vishnu Purana deals with Mauryan dynasty. Matsya Purana deals with Satwana's dynasty. Vayu Purana, the last one is Vayu Purana deals with Gupta dynasty. In ancient days, the Puranas were the only important literary work accessible to women and Sudras.
The Vedas were not accessible to them because of this Puranas propagated knowledge among the majority of Indian population. बाणभट्टा ने लिखा है जो पुराना थे वो पब्लिक में एंशियंट टाइम में रीड करे जाते थे, हर गांव में उन्हें सुना जाता था. दैट्स वाई हम कहते हैं कि पुराना जो है सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल इंडिया के या एंशियंट टाइम के. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन कई टाइप के पीसीएस एग्जाम्स में और यूपीएससी में पूछा जा चुका है. इवन ये क्वेश्चन एंशियंट पार्ट का नहीं है, बट क्योंकि ये लिटरेरी सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं इसको यहाँ पे ही कवर करना पसंद करूँगा. इवेल्युएट राज तरंगिणी एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सो हम आंसर राइटिंग पैटर्न में ही जाएंगे. इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों ही मैं 250 वर्ड्स के अकॉर्डिंग लेके चलूँगा. आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में 50 वर्ड्स के लिए पूछा जा चुका है, आपका यूपीएससी के एग्जाम में 250 वर्ड के लिए पूछा जा चुका है. सो आप 250 के लिए तैयार करिए. सो उसमें से कितना आपको छांटना है वो डिपेंड करेगा कि कितने वर्ड्स का ये आपको आंसर लिखना है. हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से. हम यहाँ पे काल्हाना और राज तरंगिणी का इंट्रोडक्शन देंगे कि काल्हाना जो थे वो कश्मीरी हिस्टोरियन थे 1200 AD में. उन्होंने एक फेमस बुक लिखी राज तरंगिणी, जो कि इंडिया की हिस्ट्री को 8th सेंचुरी BC से, जो कि महाभारत एज है, और 12th सेंचुरी AD तक कवर करती है. इस बुक में काल्हाना ने एक्सप्रेस किए हैं एट्रीब्यूट ट्रू हिस्टोरियन के और हिस्टोरिकल वर्क के. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. अब इसके बाद आपको बनानी है बॉडी. बॉडी के लिए आप पहले व्यूज लिखिए जो काल्हाना ने दिए थे. एग्जाम्पल की अ ट्रू हिस्टोरियन शैल एग्जामिन various available work of previous writers critically so that a truthful picture of past could be reconstructed. Let's talk about the views of काल्हाना. काल्हाना ने 4 पॉइंट रखे हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने लायक हैं. पहला, एक ट्रू हिस्टोरियन को प्रीवियस राइटर्स के वेरियस वर्क्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए और उससे ट्रूथफुल पिक्चर लेनी चाहिए. काल्हाना emphasized that the character of true historian shall be that of judge. His only objective should be discovering the truth on the basis of available evidences. According to Kalyana, a true historian should have detached mind. Historian should not get involved in any details emotionally. His task is not to interpret the past as good or bad. His responsibility is to present the past as it is. A true historian should be without any prejudices, biases, and interpretation of past shall be uncolored without any distortion. True historian और true historian को past को प्रेजेंट की लाइट में इंटरप्रेट करना चाहिए. जो प्रेजेंट की सोशियो कल्चर पोजीशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है पोजीशन, उसके अनुसार उसे पास्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए. और जब हम किसी भी ट्रू हिस्टोरिकल वर्क को पढ़ें तो हमें पास्ट की पिक्चर अपनी आंखों के सामने अपीयर होनी चाहिए. सो दीज आर द व्यूज़ ऑफ काल्हाना. आप इसमें से 2-4 व्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए. डिपेंड करेगा कि आपको आंसर कितना बड़ा लिखना है. पॉइंट्स में से चूज कर सकते हैं काल्हाना के व्यू के तौर पे. क्योंकि राज तरंगिणी बहुत लंबे टाइम पीरियड को कवर करती है तो उसका ऐसा लिटरेरी सोर्स क्या सिग्निफिकेंस है आप उस चीज़ को लिख सकते हैं. लिमिटेशन, क्योंकि काल्हाना 12वीं सेंचुरी से पहले प्रेजेंट नहीं थे, जो भी उन्होंने लिखा है वो दूसरों के वर्क पे डिपेंड किया है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं. और कंक्लूजन के लिए मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा कि काल्हाना की ही लाइन है कि ट्रू हिस्टोरिकल वर्क शैल कंटेन लेसन्स फॉर फ्यूचर. बाय स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पीपल the wise people should be in position to foresee the future. आप इससे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आपका होमवर्क होगा कि आप इस आंसर को राइट करिए जो भी मैंने बताया उसके अनुसार. जो भी मैंने बताया है प्लस जो आपको जानकारी है अवेलेबल, आप उसके थ्रू इस आंसर को राइट करिए. लेट्स टेक एन अनदर क्वेश्चन. सेम चीज़ इस क्वेश्चन के साथ भी है. ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स और 50 वर्ड में भी पूछा जा चुका है. यूपीएससी में ये क्वेश्चन 125 वर्ड में पूछा जा चुका है और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में 50 वर्ड में पूछा जा चुका है. लेट्स स्टार्ट. आप इंट्रो दोगे कि हिस्टोग्राफी क्या है. हिस्टोग्राफी डेफिनेशन जो होती है, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड द ऑथेंटिक मटेरियल. ये हो गई आपकी हिस्टोग्राफी की डेफिनेशन. अब आप यहाँ से बॉडी बनाना चालू करोगे. तो बॉडी में आप लेट्स से जो व्यूज़ थे जेम्स मिल, वी.ए. स्मिथ और H.H. विल्सन के, उनको आप लिखोगे कि किस तरह उन्होंने ये बोला था कि एंशिएंट इंडियंस को कोई नॉलेज नहीं थी हिस्टोरियोग्राफी की और इंडिया ने सल्तनत रूल और टर्किश रूल के थ्रू हिस्टोग्राफी सीखी. इसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो मिडवल हिस्ट्री से, कितने अच्छे हिस्टोरियोग्राफर्स थे मिडवल टाइम पीरियड में. फिर उसके बाद आप एंशिएंट की ओर मूव कर जाओगे. जब आप एंशिएंट की ओर मूव करते हो तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल बनता है पुरानास जो थे उनमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स था. जैसे मैंने बताया कि मैंने 5 पार्ट आपको बताए थे, जैसे कि सर्गा, प्रतिसर्गा, मनवंतरा, वंशा एंड वंशानुचरित्रा. पुरानास contains the names of rulers, their dynasty,
in chronological manner. इतिहास पढ़ाना particularly deals with the subject of history. फिर हम लोग और एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे वेदास का, अर्थशास्त्र का, नीतिसारा का, हर्षचरित्रा का. These are important sources for understanding the life of India during the ancient age. काल्हाना को हम लोग फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन के तौर पे एंशिएंट इंडिया का कंसीडर करते हैं. इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं कि हिस्टोग्राफी विटनेस्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस in India during the Medieval Age because of the art of history writing was far more developed in Persia and Central Asia. So rulers of Delhi maintained a court historian who compiled important details, but it will not be correct to say that the Indian historians were not aware of historiography completely, as we mentioned above. इसके बाद आप अपना conclusion draw कर सकते हैं यहाँ से. So that's it for this part of lecture. We will meet tomorrow at the same time with the second part of this lecture, which will be archaeological sources, their importance, and the questions asked in previous years in both UPSC and UPPCS examinations. And if you guys need me to cover the prelims questions, please tell me in the comments. I will do that too. Mayank Dwivedi signing off. Thank you.